सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। आज चलेंगे पाकिस्तान, हमारे ब्यूरो चीफ पाकिस्तान से हमें बताएंगे। नाज़रीन, रमज़ान का महीना, और होता तो ये है कि रमज़ान के महीने में लोग इबादत करते हैं, किसी को तकलीफ़ नहीं देते। अगर पूरा साल किसी ने किसी को तकलीफ़ दी भी हो तो वो भी तौबा करता है। मगर पाकिस्तान में मज़हबी नफ़रत इस कदर बढ़ चुकी है कि वहाँ पे मेरी समझ से बाहर है कि हुकूमत भी कंट्रोल नहीं कर पा रही। देखिए, ये चीज़ें हमने आपको चंद दिन पहले बताई थी कि एक ऐसा गिरोह है जो वहाँ पे इस तरह के हालात पैदा करने वाला है। सर बताइए, क्या अपडेट है पाकिस्तान से? जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि पिछले ये कुछ अरसा से जो एक इंतहा पसंदी है पाकिस्तान में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। उसका एक नतीजा जो है वो आपको बता देता हूँ मैं कि 2 से 3 रोज कबल जिला बहावलनगर का एक इलाका है डेरावाला, चक मुराद वाला 166, वहां पर 2 ग्रुप से आपस में जिनका पानी की वजह से झगड़ा हुआ था आपस में, जो हमें बात पता लगी है। तो वहां पर जो नंबरदार थे और दूसरे आपस में, जैसे नंबरदार होता है नजारे होते हैं, इस तरह का आपस में इनका झगड़ा हुआ था और वो गाली गलौज करते करते एक दूसरे को मार कुटाई करनी शुरू कर दी। तो एक जो शख्स था जिसको मारा गया था, अमजद नामी शख्स था, तो वो कुछ देर के बाद, मतलब ये लड़ाई झगड़े के आधे पौने घंटे के बाद वो हार्ट अटैक हुआ और वो फौत हो गया। तो उसके बाद वहां पर जो लोकल लोग थे, वहां पर उन्होंने इस बात को मजहबी रंग दे दिया कि यहाँ पर जो मुतलका कादियानी अफराद है, उन्होंने हमारे अफराद को, जिसका नाम अमजद है, इसको मार दिया है और हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है। तो लिहाजा सब लोग वहां पर पहुंचे और हमारी मदद करें। सॉरी। इसके बाद फिर वहां पर फौरी तौर पर मसाजिद में ऐलान भी शुरू हो गए, सोशल मीडिया भी चलना शुरू हो गया। तो वहां पर जो लोकल इंतजामिया थी TLP की, उन्होंने उस लड़के की, अमजद नामी बंदे की डेड बॉडी को उठा के सड़क के ऊपर रख दिया, रोड ब्लॉक कर दी और ये एहतजाज किया कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, FIR नहीं होती यहाँ पर, और जब तक यहाँ पर ये जो इनका इबादत खाना है वो खत्म नहीं होता, तब तक हम लाश को दफनाएंगे नहीं। तो वो ये मामला चलता रहा। तो कल रात को तकरीबन 9:40 पर वहां पर जो है तरीके बैकयार्ड सुल्ला के जो सरबराह है, उन्होंने वहां पर जो है वो हमारी जनाजा उस लड़के की अदा की है। तकरीबन 8 से 10 हजार अफराद वहां पर मौजूद थे और वहां पर उसके बाद ये हुआ है कि वहां पर जो लोकल कादियानी कम्युनिटी के अफराद थे, उन लोगों ने उनके घरों के ऊपर धावा बोला है और उनके घरों को लूट लिया। और वहां पर जो कादियानी मसाजिद, तो एक मस्जिद बनी हुई थी उनकी इबादत का, उसको भी उन्होंने तोड़ दिया। तो रात के बहुत ज्यादा सिचुएशन थी, पुलिस की लॉ एंड ऑर्डर की जो हालत है उससे बाहर थी। पुलिस ने बहुत कोशिश की वहां पर, लेकिन ये जो मॉब था, ये पुलिस के बिल्कुल भी किसी भी खातर में ना लाते हुए इन लोगों ने जो है वहां पे हर चीज को लूटा है। वहां पे जितने भी उनकी अमलाक थी, घर था, जो सामान इनके हाथ में आया है, तो वहां पर उन्होंने पूरा नुकसान किया है कादियानी कम्युनिटी का। वहां पर जो उनकी इबादत गाह बनी हुई थी, उसके मीनार और दीवारें वगैरह सब गिरा दी गई। सर ये बताइए कि पुलिस वहां पे जब पता चल गया था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग जमा है, तो पुलिस ने क्यों नहीं इंतजाम किया? वैसे तो आपको पता है कि पुलिस या रेंजर्स फौरी तौर पर पहुंच जाती है, तो इसकी क्या वजह? इसकी ये वजह थी कि जो हमारे पास फुटेज वहां पर वीडियोस बनी हुई है, सोशल मीडिया पर भी आई है, कि पुलिस जब वहां पर जाके इनको समझाने की कोशिश कर रही थी, तो ये पुलिस वाला जो मुतलका SHO है, ये उनको गालियां देनी शुरू कर दी, उनको मारना शुरू कर दिया। बल्कि यहाँ तक कि लोगों ने उसकी गाड़ी पर पथराव किया कि हम जब तक यहाँ से नहीं उठेंगे कि आप लोग जो है इनकी इबादत गाह को और इनको यहाँ से नहीं निकालेंगे। तो पुलिस जो है वो बिल्कुल घबरा चुकी थी, क्योंकि पुलिस से ये मामला हैंडल ही नहीं हो रहा था। लोकल पुलिस का काम था कि मुतलका वहां पर जो डेरा वाला है, वहां पर जो लोकल SP है, उनको इस बात को अदा किया जाता, तो वहां पर नफरी बनाई जाती, तो ये इतना बड़ा नुकसान ना होता। लेकिन वहां पे बदकिस्मती के साथ 1 से 1.5 दिन के अंदर ये जो वाकयात होते रहे हैं, पुलिस ने इस सारे मामले को सीरियस तौर पर लिया ही नहीं। पुलिस ये समझ रही थी कि नॉर्मल होगा, ज्यादा वगैरह पड़ेंगे और चले जाएंगे। लेकिन उन लोगों ने जो हमने FIR है जो देखी है, FIR के अंदर जो वाकयात देखे गए हैं वो दफात से बिल्कुल बरअक्स है। उसमें जो दफात लगाई गई है वो कत्ल की 302 की, 149 मुआवने कत्ल, 109, 148 की दफात लगाई गई है। उसमें कोई भी ऐसी दरखास्त नहीं है या कोई भी ऐसी दफात नहीं है जिसके अंदर ये लिखा गया हो कि ये इन्होंने तौहीन जो है वो मदद किया है या तौहीन रसालत की है। तो बेसिकली ये एक प्री प्लान प्रोग्राम था
कि ये इन लोगों को किसी न किसी तरीके से बंदोबस्त किया जाए और अपनी आला क़यादत को बीच में डाला जाए। तो इसी चीज को उन्होंने मद्देनजर रख के ये सारा प्रोग्राम किया। पुलिस को तो पहले की इस बात का इल्म था कि सड़क बंद हो चुकी है, रोड ब्लॉक है, तो हम इसका बेहतर सद्देबाब करें। डीपीओ लेवल पे कोई बंदा आता है, इनसे नेगोशिएशन करता या नफरी को वहां पे खड़ा करता है, जो वहां पर कादियानी कम्युनिटी के घर है, जो उनकी अमलाक है, उसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाता है। लेकिन बदकिस्मती के साथ वो लोग, पुलिस जो है, इनके मौत के आगे बिल्कुल बेबस होकर पहले जा चुकी थी और गिनती के चंद अफराद वहां पर मौजूद थे, जिसकी वजह से ये सारा वाकया पेश आया। अहमदियों का कोई जानी नुकसान भी हुआ? जी, जानी नुकसान की कोई रात तक इतलात नहीं मिली, लेकिन जो माली नुकसान है, जो उनके घर है उनको तोड़ा गया है, उनके जो अंदर सामान पड़ा हुआ था उसको लूटा गया है और वहां पर हालात अभी भी कशीदा है, क्योंकि जो वहां पर लोकल लोग थे, जो उनसे राब्ता किया गया, तो वो कह रहे थे कि जब हमें ये पता लगा कि यहाँ पर बॉम्ब आ गया, तो वो जो कादियानी कम्युनिटी के लोग थे वो वहां से शिफ्ट कर गए। लेकिन जो उनका घर था पीछे से, इन लोगों ने उनके घरों को तोड़ा, कुछ दरवाजे तोड़े, किसी का टीवी उठा लिया, किसी की कोई चीज लूट ली। तो ये लूट मार जो है ये रात उस तकरीबन बहुत देर तक जारी रही है। इसी लूट मार में घर भी लूटे गए हैं और इसी रात के अंदर उन्होंने जो कादियानी इबादत गाह के जो मीनार है, मीनार थे, दीवारें थी, वो भी गिरा दी। सर ये बताइए कि अभी भी वहाँ पे हालात ठीक नहीं है, तो वहाँ कोई रेंजर्स वगैरह या पुलिस की बड़ी नफरी पहुंची है या नहीं पहुंची? जी, अभी तो कोई भी ऐसा वहाँ पे जो इतलात के मुताबिक जो हमने राब्ता करने की कोशिश की थी, वहाँ पर डेरियावाला के एसएचओ साहब से, बाबरनगर में डीपीओ से भी राब्ते की कोशिश की है, तो उन्होंने कहा कि अब हम हालात को काबू में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो वाकया हो चुका है, ये सारा काम इनको रात के टाइम करना चाहिए था। अब वहाँ पर जो सोशल मीडिया है उसमें तो उन्होंने ये बात सारी सबके सामने कर दी है कि हमने एफआईआर भी दर्ज करा दी है और इनकी जो इबादत गाह थी उसको भी गिरा दिया। तो अब जिस मकसद के लिए वो आए थे उनका तो वो मकसद पूरा हो चुका है। तो उसके बाद तो लोग वैसे ही डिस्पर्स हो चुके हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि क्या वहां पर जो लोग, कादियानी जमात के लोग जो वहां पर रहते थे, क्या वो लोग वापस आ सकेंगे? क्या उनके घर का जो सामान है या जो चीज लूटी जा चुकी है, क्या वो दोबारा से वहां पे उनको सेटलमेंट हो सकेगी? लेकिन अभी तक वहां पर पुलिस की ऐसी कोई तादाद की इतलात नहीं मिली कि पुलिस वहां पे बड़ी तादाद में मौजूद हो। सर ये बताइए कि जनाजा पढ़ाने के लिए लाहौर से कोई स्पेशल साहब गए वहां पे? जी बिल्कुल, जो क़यादत थी उन्होंने सोशल मीडिया में बहुत देर से ये कंप्लेन की हुई थी कि जो सरबराह है वो खुद वहाँ पे 9:45 पर जनाजा के लिए वहां पर जाएंगे। तो फिर ये हमारी क़यादत के अंदर वहां पे जो उनके लोकल अमीर है, जो भावनगर के अमीर है, अमीर नसरुल्लाह, और वो भी वहां पे मौजूद थे। तो उनकी क़यादत के जो अफराद, ये जनाजे को लेट करने का मकसद भी यही था कि वहां पर वो जो है वो पहुंचे हैं। उसके बाद फिर रात के टाइम तकरीबन 10 बजे के करीब वहां पे इनका जनाजा पड़ा गया है। जो अफराद की तादाद थी वो 8 से 10 हज़ार के करीब जो बताई जा रही है, तो वहां पे पुलिस ज़राए ने हमें बताया है। तो इतनी बड़ी तादाद में वहां पर ये लोग मौजूद थे, तो पुलिस को इसका पहले से इंतजाम करना चाहिए था ताकि वहां पे किसी भी किस्म की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है ना पैदा होती। लेकिन बदकिस्मती के साथ ये पिछले कुछ हफ्ते के अंदर जो कादियानी कम्युनिटी है उसके साथ बहुत ज्यादा जो है वो नारवा सलूक किया जा रहा है, बल्कि वो उनकी जो इबादत गाह है उनको तोड़ से तोड़ते हैं, उनके घरों को भी लूट रहे हैं, उनकी इमलाक को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सर एक चीज बताइए कि अभी तक पंजाब गवर्नमेंट या किसी ने इसका नोटिस लिया है चीज का, मरियम ने या किसी और ने? जी, अभी तक किसी ने भी, किसी पंजाब गवर्नमेंट ने या आईजी पंजाब ने या मुतल्लिका चीफ सेक्रेटरी ने, किसी ने भी इस वाकया का नोटिस नहीं लिया, क्योंकि हमने मुतअद्दिद तौर पे भावनगर के जो डीपीओ है उनसे राब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन वो फोन पर जो अवेलेबल नहीं हो रहे। तो उनके दफ्तर का अमला कह रहा है कि साहब मीटिंग में मसरूफ है, साहब जो है वो अभी बात नहीं कर सकते। तो वहाँ पर जो दूसरे सोर्सेज है उनके जरिए से हमें सारी मालूमात मिल रही है, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल ने अभी तक हमें आके ये स्टेटमेंट नहीं दी कि वो क्या असल में ये वाकया हुआ क्या था। जो हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो डीपीओ है या उनसे पता लगे, या मुतल्लिका जो एसपी इन्वेस्टिगेशन है उनसे हमें पता लगे कि असल में ये वाकया हुआ क्या था। लेकिन बदकिस्मती के साथ ना तो अभी किसी के हाई ऑफिशियल ने इस बात का नोटिस लिया है और ना ही किसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को काबू करने के लिए सरकारी इदारे ने हमारे साथ रब्ता किया। हमने बड़ी कोशिश की है, लेकिन अभी तक जो है वो हालत उसी तरह ही है। सोशल मीडिया पे तो ये हमारे पास भी इतला मिली थी, लेकिन जो वहाँ की खबरात है उस पर कोई खबर वगैरह आई इस बारे में? इतना बड़ा नुकसान हो गया, कोई वहाँ से मीडिया पे कोई न्यूज चल रही वहाँ लोकल जो है? जी
जी, मीडिया पे बिल्कुल, जो सोशल मीडिया के ज़रिए जो लोकल है वहाँ पर 2 जो 3 से 4 अखबारात हैं उसमें ये सारा वाक़या आया, तो अब ये जैसे ही अब ये दिन गुज़र चुका है तो ये सारे उम्मीद है कि अब जितने भी अखबारात हैं उसके अंदर ये रिपोर्टरली वाक़या सामने जो हाइलाइट होता जाएगा। तो जो लोकल तौर पे वहाँ पे जो अखबारात है बहावर नगर की, उसमें तो हमें वहाँ पे पता लगा था कि उन्होंने ये सारा वाक़या को ज़िक्र किया है कि यहाँ पे इस तरह अफजल नामी शख्स था जिसको, तो उन्होंने कहा है कि कादियानी जो है उन्होंने इसको मारा है, जिसके बाद उसकी मौत वाक़या होगी और यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद जो है टीएलपी की अपने शहीद अमजद के लिए यहाँ पर इकट्ठी हुई है। तो मुख्तलिफ किस्म की जो अखबार में न्यूज़ है वो आ रही है। तो अभी जैसे जैसे हालात मजीद ये दिन आगे गुजरता जाएगा तो सूरत हाल मजीद वाज़ेह होती जाएगी कि असल में ऐसे वाक़यात क्या हुए थे, हक़ाइक़ क्या थे और इस लूट मार के पीछे किसका हाथ है। ये जो अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, घरों को लूटा गया है और उनकी जो प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया, तो इसके सारे मुहलकात के लिए अब राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे पता लगेगा कि इसके साथ क्या असल वाक़यात हुए। सर ये बताइए कि एक और प्रोग्राम बन रहा है 15 तारीख को, मार्च को, क्या होने वाला है? 15 मार्च को कोई ऐलान हुआ है? जी बिल्कुल, 15 मार्च को जी वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो वज़ारत मज़हबी अमूर है उन्होंने बाकायदा तौर पे ये ऐलान किया है कि जो 15 मार्च का दिन है वो इसलिए मनाया जाएगा कि उसको हम तहफ़्फ़ुज़ यौम ख़त्म नबूवत के तौर पे मनाना चाहते हैं, ताकि वो ऐलान किया गया था कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो इंटरनेशनल तौर पे जो बात की जाती है, जिस तरीके से ये कहा जाता है कि जी इस्लाम को बहुत ज़्यादा परेशानी है, लोग खाके वगैरह बनाते हैं या बातचीत करते हैं, तो उस ज़िम्मे में उन्होंने कहा था कि हुकूमत ये फैसला किया है, वज़ारत मज़हबी अमूर ने स्पेशल इसके ऊपर एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि 15 मार्च को यौम तहफ़्फ़ुज़ नबूवत रसालत सरकारी तौर पर मनाया जाएगा। और इस्लामाबाद में भी जो है वो इसके ऊपर एक कॉन्फ्रेंस का इनकार किया गया। इसके अलावा वज़ारत मज़हबी अमूर ने एक मरासला भी जारी किया है कि तमाम जो दूसरे सूबे हैं जैसे सूबा पंजाब है, सिंध है, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान वगैरह में जितने भी ये वज़ारत मज़हबी अमूर के सेक्रेटरीट हैं उनको भी ये कहा गया है कि आप वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार करें। और इसके अलावा उन्होंने अपने नोटिस में ये भी बताया है कि मौलाना हनीफ जलंधरी और मौलाना मोहम्मद अफसर हैदरी, मुनीबुर रहमान, अल्लामा साजिद मीर और अब्दुल मालिक खान साहब जो इनके जयद बड़े उलमा है, उनसे भी इस मामले में राब्ता करके लाहिर में बनाया जा रहा है कि 15 तारीख वाले दिन हम जो है ये यौम जो है तहफ़्फ़ुज़ नबूवत रसालत किस तरीके से मनाएं। तो ये एक सरकारी सतह पर मनाने की भरपूर तैयारी की जा रही है। सर ये बताइए कि इतने बड़े वाक़यात वहाँ पे हो रहे हैं, तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं जब से रमज़ान शुरू हुआ है, तेज़ी आई है और बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनको पता है कि ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा, तमाम शहरी पाकिस्तानी हैं और सारे को अपनी इबादत का हक हासिल है। तो उसके बावजूद वहाँ पे कोई आवाज़ क्यों नहीं उठ रही? क्यों नहीं लोग बोल रहे कि जनाब इस मुल्क में के ऊपर रहम करें और लोगों को सुकून से रहने दें? देखिए जी, सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पर हक की आवाज़ बयान कोई नहीं करता, वो दिल में रखते हैं। अगर यही लोग जो है अगर ये बयान करें या इसको बताएं कि जी हमने हक की आवाज़ को छुपाया नहीं है, बयान किया है, तो फिर अक्सर हालात और हो। कई ऐसे लोग हैं, कई अखबारात के जो सहाफ़ी है या कई जिनके ऑनर है उनको भी इस बात का पता है, पुलिस के कई अफसरान है उनको इस बात का पता है कि यहाँ पर कादियानी कम्युनिटी के साथ एक सख्त नारवा किस्म का सलूक जो है वो जारी है, बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ उसमें शिद्दत आती जा रही है। लेकिन बदकिस्मती के साथ लोग सब कुछ देख रहे हैं, उनको पता भी है, लेकिन वो खामोशी इख्तियार कर चुके हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने कोई भी बात की तो हमारे खिलाफ कोई फतवा जारी हो जाएगा, हमारे खिलाफ कोई धमकी में कॉल आ जाएगी। जैसे हमने कल एक फुटेज में देखा है कि मुतलका एसएचओ जब जो तरीके लबैक रियासतुल्लाह की लोकल बहावर नगर की जो इंतजामिया के जो बंदे थे टीएलपी के उसके साथ बात कर रहा था, तो वो आगे थे उसके साथ गाली गलौज कर रहे थे, उसको काफिर काफिर कह रहे थे, उसके साथ बहुत बुरा सलूक कर रहे थे। तो ऐसे हालात के अंदर जब कोई शख्स कानून का सहारा लेने के बावजूद बेबस हो जाए, तो जो बाकी लोग हैं उनका भी इसी तरह का हाल है कि जो शख्स उसको पता है कि कोई भी शख्स जो है कादियानी कम्युनिटी के खिलाफ या हक की आवाज उठाएगा तो उसको या तो धमकी दी जाएगी या उसको काफिर करार दे दिया जाएगा या उसके खिलाफ झूठ निकाल के नारेबाजी की जाएगी। तो तमाम अफराद इस सारे मसले मसाइल से बचने के लिए सब कुछ जानते हुए खामोशी इख्तियार कर लेते हैं कि अगर हमारे मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई या हमने कोई ऐसी बात कर दी तो वो कल को हमारे सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर सकती है। एक चीज़ बताइए कि जो झगड़ा हुआ पानी की वजह से, उसमें जो लोग शामिल थे झगड़े में, उसमें अहमदियों के साथ झगड़ा हुआ या आपस में कोई झगड़ा हुआ? कोई है आपके पास इसकी इत्तला?
جی جو بات ہمیں وہاں کے ذرائع سے پتہ لگی ہے کہ وہاں پر جو مراد والا جو گاؤں ہے 166 چک جو ہے وہاں پر جو مین جو نمبردار جیسے ہوتے ہیں گاؤں میں نمبردار ہوتے ہیں یا چودھری ہوتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ قادیانی جو ہے جماعت کے جو ان کے افراد ہیں وہ بڑے افراد ہیں ان کا وہ نمبردار تھے وہاں پہ. تو یہ جو دوسرا بندہ جو پتہ لگا تھا کہ جس کو امجد نامی بندہ ہے یہ بھی پہلے ان کے اسی کمیونٹی کے ساتھ تعلق رکھتا تھا اور اس کا ان کے ساتھ پہلے رشتہ داری بھی تھی. لیکن یہ آپس میں کچھ عرصے کے بعد ان کی ایک دو دفعہ پانی پہ لڑائی ہوئی پھر کھیتوں کو وہ ٹھیکے کے اوپر لڑائی ہوئی تو ان کا اس کے بعد اس میں امجد نامی بندے نے جو نمبردار تھے جن کے ساتھ ان کا چل رہا تھا مسئلہ ان سے علیحدگی اختیار کر لی. تو اس کے بعد پھر ان لوگوں نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ جب ان لوگوں نے علیحدگی اختیار کر لی تو اس کے بعد پھر جو دوسرے افراد ہیں انہوں نے فوری طور کے اوپر وہاں پر جو لوکل افراد تھے ان میں جو مینشن کیا گیا ایف آئی آر کے اندر بھی کہ منصور منہاس اور یاسر وغیرہ کہ یہ وہ ہے کہ جو وہاں پہ نمبردار بھی تھے اور قادیانی جماعت جو ہے ان کے ساتھ کا اثر افسوس بھی تھا. تو اصل بات یہ تھی کہ جب ان کی آپس میں لڑائی جھگڑا اور یہ آج تو پہلی دفعہ لڑائی نہیں ہوئی یہ پیچھے کافی 3-4 ماہ سے ان کا آپس میں جھگڑا چل رہا تھا اور جھگڑا چلتے چلتے کبھی ختم ہو جاتا تھا کبھی یہ پھر صلح کر لیتے تھے. لیکن اس کے بعد جب یہ آخری دفعہ جھگڑا ہوا ہے تو ان لوگوں کے ان کی طرف سے بھی 2-3 بندے آئے ہیں ان کی طرف سے بھی آئے تو آپس میں گالی گلوچ کے بعد ہاتھا پائی شروع ہو گئی ہے. تو اس ہاتھا پائی کے بعد یہ جو امجد نامی بندہ ہے یہ وہاں سے چلا گیا ہے. تو اس کو رستے میں جب یہ گھر پہنچا ہے تو وہاں پر اس کو جا کے جو بتایا گیا میڈیکل رپورٹ میں کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور اس کی جو ڈیتھ آف کاز ہے وہ ہارٹ اٹیک ہے ہارٹ فیلئر ہے. تو اس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. لیکن ایف آئی آر کے اندر بھی جو واقعات لکھے گئے ہیں اس میں سراسر یہ بات لکھی گئی ہے کہ ان لوگوں یہ لوگ جو ہے وہ شاعر اسلام کی کلم کھلا خلاف ورزی کر رہے تھے ان کو منع کیا گیا. اس میں کوئی ایسا ذکر نہیں کیا گیا کہ وہاں پر ان کی آپس میں کیا رشتہ داری ہے کیا جھگڑا ہے کس بات سے لڑائی ہوئی. لیکن وہاں پر ساری بات ہی اور ہو گئی ہے اور اس میں سارا مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے شاعر اسلام کی خلاف ورزی کی ہے اور وہاں پر لوگوں کے جذبات مجروح کیے ہیں اور جب ان کو منع کیا گیا ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں تو ان لوگوں نے ہمیں مارنا شروع کر دیا ہے. اور پھر ہم نے اپنی قیادت کو بلایا ہے اور قیادت نے آ کے کہا ہے کہ امجد کیونکہ ہمارا ایک بہت اہم سرگرم کارکن تھا ٹی ایل پی کا تو اس کو اس لیے نشانہ بنایا گیا ہے کیونکہ وہ ان کو شاعر اسلام استعمال کرنے سے منع کرتا تھا. تو لہٰذا ان لوگوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے اور اس کو شہید کر دیا ہے. تو اسی بات کا ایشو بنا کر تو وہ سارا واقعہ جو یہ بنا ہے تو یہ سارے جو سارے پیش آیا ہے اور ایف آئی آر اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو نظر آ جائے گا کہ 302 109 قتل کی مشاورت کرنا 148 149 یہ دفعات لکھی ہوئی ہے. لیکن جو نیچے لکھا ہوا ہے اگر یہ واقعہ توہین مذہب کا ہوتا یا توہین رسالت کا ہوتا تو وہاں پر 298 بی یا 298 سی لگی ہوتی. لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہ پولیس کو انہوں نے اعتبار میں لے کر پولیس نے اپنا کردار اس طرح کا ادا کیا ہے کہ انہوں نے نہ تو ان کو روکا ہے اور بلکہ الٹا ان کے پریشر میں آ کے انہوں نے ایف آئی آر دے دی ہے. اور بلکہ اگر یہ ان کو پروٹیکشن دی جاتی تو یہ وہاں پر رات کے وقت جو یہ واقعہ ہوا ہے ان کی املاک کو نقصان پہنچایا ان کے گھروں کی توڑ پھوڑ کی گئی ان کا سامان لوٹا گیا تو یہ واقعہ بالکل بھی نہ ہوتا. بہت شکریہ سر. شام کو دوبارہ آپ کو لائن پہ لیں گے وہاں کے حالات کے متعلق خبر رکھیں اور بتائیے گا. ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. جی ٹھیک. ناظرین رمضان کا مہینہ لوٹ مار لوگوں کے گھروں کو لوٹ لیا. قوانین اگر وہاں پہ موجود ہے اور ایک ایف آئی آر درج کی جاتی ہے اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے کیا معاملہ ہوا ہے اور پھر پولیس ظاہر ہے بتاتی ہے کہ یہ اس کی موت کس طرح ہوئی ہے. کوئی بھی چیز ہو کسی کی موت ہو جائے اگر کوئی قتل بھی ہو جائے تو پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے. پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنے کے بعد پھر پولیس جو وہ ظاہر ہے وہ راستہ اختیار کرتی ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی موت کیسے ہوئی. لیکن کیونکہ پاکستان میں آپ سب کے علم میں کہ کافی دنوں سے یہ حالات تھے اور ہمارے پروگرام میں بھی آپ نے بارہا دفعہ سنا کہ مذہبی رنگ دے کے وہاں پہ ایسا ایک خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے اور یہ بھی اطلاع ہے کہ ابھی چند دنوں میں ایک اور بھی کھیل کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسے لوگ اس میں ملوث ہیں جو اس کا دھندا کرتے تھے مذہب کا کاروبار کرتے تھے اور انہوں نے بڑی تعداد میں ایسی گیم ڈالی سوشل میڈیا کے ذریعے کہ کوئی 800,000 لوگ جو ہے جیلوں میں پہنچ کے ان کو بلیک میل کرتے تھے ان سے پیسے لیتے تھے. اب اگر دیکھیں تو کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کسی کے گھروں کو لوٹ لیں اور کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ
चादर और चारदीवारी का एहतराम ना करें, रमज़ान का महीना हो या नॉर्मल पूरा साल भी आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। इस्लाम ने कहाँ पे इन चीज़ों की तरफ, वहाँ हर जगह पे ये कहा गया कि कवानीन का एहतराम करें, जो भी मुल्क के कवानीन है उसके मुताबिक आपको चलना चाहिए। अब जनाब ये हालात पाकिस्तान में क्यों बनाए जा रहे, इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है, हम अगले प्रोग्राम में आपको बताएंगे। और गवर्नमेंट क्यों खामोश रही? अगर इनका अपना मकसद हो तो वहाँ पे डी चौक हो या कहीं भी हो तो वहाँ पे फ़ौज की गाड़ियाँ पहुँच जाती है, रेंजेस पहुँच जाती है, दूर से नहीं आनी होती। हर इलाके में इनके कोर कमांडर बैठे हुए हैं, हर इलाके में फ़ौज भी बैठी है, रेंजेस भी बैठी। लेकिन इस तरह लोगों के घरों को लूटना और उनको गिराना और उन पे हमले करने, ये मेरा ख़्याल है कि कोई मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता। बहुत से लोग कहते हैं जी ये जो अहमदी है ये इबादत नहीं कर सकते। वो भी हर एक को अपनी इबादत का हक हासिल है। आप अपनी इबादत करें और जो दूसरे लोग कर रहे हैं उनको अपनी इबादत करने दें। मगर इस तरह तवज्जो नहीं दी जाती। बहाने ढूँढे जाते हैं और लोगों को इस तरह तशद्दुद का निशाना बनाने के लिए पिछले चंद दिनों से कोई ना कोई हमारे पास भी इत्तला मिलती है। अभी कराची से भी मेरे पास एक इत्तला है कि वहाँ भी मज़हब के नाम पे लोगों को लूटा गया है और किसी से 10,000 रुपये खींच लिए गए है, किसी की टांग या पाँव से बाइक गुजारी गई है और उसकी पाँव की हड्डी भी टूट गई है। तो ये पता नहीं कौन सा मज़हब आप लोग बता रहे हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे जो हालात बने हुए हैं, पाकिस्तान पे नज़रें लगी हुई हैं और जो दूसरे ममालिक है वो तो पहले ही चाहते हैं कि पाकिस्तान में कोई ना कोई ऐसे मामलात होते रहे कि पाकिस्तान तरक्की ना कर सके। शाम को दोबारा आपको अपडेट देंगे। अभी तक के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।